तो आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक कोऑर्डिनेट्स एंड लाइन वेक्टर्स। लाइन वेक्टर्स को जानने से पहले हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने आने चाहिए। तो कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकालते हैं? देखिए, सबसे पहले आपको ये तो पता ही है कि हमारा जो 3D सिस्टम होता है यूनिट का, क्यूबिक यूनिट या कोई भी यूनिट लेके चलें आप, तो उसमें क्या होते हैं हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस दी हुई होती है। तो हमारा जो पार्टिकल होता है वो उन एक्सिस पे कहाँ पर लोकेटेड है, समझ लो आप उस पार्टिकल का एड्रेस विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस हमें कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में मिलता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स फॉर एग्जांपल आपको क्या मानना है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो आपको क्या करना है, ये वाई एक्सिस है। अगर मैं आपको पूछूंगी कि यहाँ पे जो पार्टिकल होगा तो उसका क्या एड्रेस है, या फिर यहाँ पे अभी हम केमिस्ट्री की भाषा में पूछें तो क्या कोऑर्डिनेट्स आएगा इसके लिए। तो आपको क्या करना है, हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, चाहे हम मिलर इंडाइसिस लें, वेइस इंडाइसिस लें, या हम एक्सिस की बात करें तो हम एक्स वाई जेड ए बी सी या एच के एल करके बोलते हैं। तो वैसे हमने क्या करना है, ओरिजिन से स्टार्ट होते हुए चलना है, पहले यहाँ तक पहुँचना है। ठीक है, फिर आपको देखना है कि आपको एक्स डायरेक्शन में कितना मूव करना पड़ा, वाई डायरेक्शन में कितना मूव करना पड़ा और जेड डायरेक्शन में कितना मूव करना पड़ा। तो इस तक पहुंचने के लिए आपको कहाँ से स्टार्ट होना है, इससे। ये क्या है आपका ओरिजिन, ये क्या है ओरिजिन। ओरिजिन से स्टार्ट होके आपको यहाँ तक करना है। तो देखिए, आप क्या करोगे, आप ऐसे 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 चलेंगे, तो आप यहाँ से चलते हुए ऐसे यहाँ पे पहुँच गए। अब आप देखिए, आपको एक्स डायरेक्शन में कितना चलना पड़ा। पहले आप इस डायरेक्शन में चले, ये कौन सी डायरेक्शन थी, जेड डायरेक्शन थी। तो जेड डायरेक्शन में आप कितना चले, यहाँ पे हम 1 मानते हैं। ओरिजिन से लेके जहाँ पे हमारा फेस मतलब दूसरी डायरेक्शन में यहाँ से शुरू हो जाता है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 मानना है। फिर आपका ये फेस की जो एंड होती है, यहाँ स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक आपको 1 मानना है। तो ये कौन सी डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, जेड डायरेक्शन में जा रहे हैं। उसके बाद आपको मूव करना है वाई डायरेक्शन में। जेड डायरेक्शन के लिए आप 1 यूनिट मूव किए, फिर जेड डायरेक्शन के लिए आप फिर से 1 यूनिट मूव किए, फिर वहां से आप एक्स डायरेक्शन में, ये देखिए ये कौन सी डायरेक्शन है, हॉरिजेंटल लाइंस कौन सी है, एक्स डायरेक्शन है। तो आप हॉरिजेंटल लाइन में चल रहे हैं, दैट मीन्स आप एक्स डायरेक्शन में मूव किए। तो एक्स के लिए भी 1 चले आप, वाई के लिए भी 1 चले और जेड के लिए भी 1 चले। इसका मतलब आपके लिए इस पार्टिकल के लिए कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1 1 1। आपका आप कोऑर्डिनेट्स के लिए भी क्या यूज करते हैं, कॉमास यूज करते हैं। देखिए, ये बहुत ज़रूरी बात है आपको याद रखने के लिए कि कॉमास यूज करने हैं कि नहीं करने। फिर आपको मैं देखती हूँ, एक और एग्जांपल देती हूँ। अगर आपको इस डायरेक्शन के लिए, मतलब यहाँ पे आपका एक पार्टिकल होगा अगर, तो मैं बताऊंगी कि इसका भाई मुझे कोऑर्डिनेट पता करके दो। तो इसका कोऑर्डिनेट आप कैसे पता करके दोगे, आप देखोगे कि आपको एक्स डायरेक्शन कितना चलना पड़ेगा इसके लिए और वाई डायरेक्शन कितना चलना पड़ेगा। देखिए, आप क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट होते हैं, वाई डायरेक्शन चलते हैं और वाई से एक्स डायरेक्शन में चलते हैं, लेकिन आपको जेड डायरेक्शन में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको क्या करना है, जाने को तो आप जाओगे, ओरिजिन से स्टार्ट हो गए जेड डायरेक्शन में, फिर आप वाई डायरेक्शन में चलोगे, फिर आप यहाँ पे आ जाओगे और फिर उसके बाद यहाँ तो आप क्या करोगे, हर एक्सिस मूव करोगे, लेकिन आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखना है। आप जितना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से एक्सिस के पाथ पे चलते हुए, ऐसा नहीं कि शॉर्ट डिस्टेंस मैंने बोला तो आप डायरेक्टली यहाँ से जंप करोगे यहाँ के लिए, नहीं। आपको एक्सिस का रास्ता पकड़ते हुए, एक्सिस पर चलते हुए आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसके लिए कवर करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ से स्टार्ट होते हुए चलूँगी ऐसे करके। तो मैं वाई डायरेक्शन में चली पूरी 1 यूनिट, उसके बाद मैं एक्स डायरेक्शन में भी चली, कितनी, 1 यूनिट। तो आपके लिए कितना आया,
x के लिए 1 आया तो आप यहाँ पे 1 करेंगे। x के लिए कितना आया, 1 आया तो आपने 1 लिखा, कॉमा y डायरेक्शन में आप कितना चले, 1 यूनिट चले, मैंने 1 लिखा, फिर कॉमा डाला। z डायरेक्शन में हमको मूव करना ही नहीं पड़ा, इसका मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0 डालेंगे। तो इस पार्टिकल के लिए आपके पास कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1 1 0। तो आपको अगर मैं सीधे बताऊंगी कि मेरे पास कोऑर्डिनेट 1 1 0 है, तो भाई आपको आपको एड्रेस दिया हुआ है, आपको उसकी पोजीशन पे पहुंच जाना है, तो आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे। ओरिजिन से कोशिश करनी है आपको कि एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में 1 1 यूनिट मूव करना पड़े और जेड डायरेक्शन में मूव ही ना करना पड़े, तो आप आराम से यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो ये आपके आए कोऑर्डिनेट्स। अगर आपके पास दिया हुआ होगा, आपके पास गिवन होगा, यहाँ पे गिवन कोऑर्डिनेट आपके पास है 1 0 1, तो बताओ कि पार्टिकल की पोजीशन कहाँ पे है। ठीक है, गिवन है आपके पास कोऑर्डिनेट्स, आपको ये स्ट्रक्चर पे शो करना है। ठीक है, तो देखिए एक्स में ये एक्स को डिनोट करता है, 0 वाई को और 1 जेड को। ठीक है, तो दैट मीन्स आपको किस किस डायरेक्शन में किस किस एक्सिस पर मूव करना पड़ रहा है, एक्स पे और जेड पे। वाई की डायरेक्शन में आपको चलना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए, देखिए आपकी जो भी हॉरिजेंटल लाइन है ये एक्स एक्सिस शो करती है, जो ऐसे करके लाइन आ रही है मेरी तरफ, लाइन जो आ रही है, तो ये क्या है, ये जेड एक्सिस है। तो देखिए मैं क्या कोशिश करूंगी, मुझे एक्स और जेड पे 1 1 यूनिट चलना पड़ेगा। आप चाहें तो ऐसे करके चल सकते हैं, 1 यूनिट जेड आ गया, फिर एक्स के लिए तो आप एक्स की ओर ही चलिए, पहले 1 यूनिट, एक्स यूनिट चलिए आप, ये हम यहाँ पे पहुँच के 1 यूनिट, और जेड की डायरेक्शन में भी हमको पहुँचना है, तो ये जगह हम पहुँच गए। वाई में हमको चलने की ज़रूरत ही नहीं, दैट में जो आपका पार्टिकल है वो यहाँ पे लोकेटेड होगा। तो आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने आ गए। जब आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने आ गए, अब आपको हम आगे क्या बताएंगे, वेक्टर क्या है, लाइन वेक्टर्स क्या है। लाइन वेक्टर्स जो है वो कहीं पे भी आपको एक पार्टिकल दिया हुआ होगा जो स्टार्ट होता है हमेशा ओरिजिन से। ठीक है, अगर मैं कहूँगी कि मुझे लाइन वेक्टर इसका पता करके दो, तो मैंने आपको कहा कि वो ओरिजिन से स्टार्ट होता, तो मुझे ओरिजिन से लेके यहाँ तक एक लाइन ड्रा करनी है। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन ड्रा करनी है, और जिस पार्टिकल के बारे में उन्होंने पूछा है लाइन वेक्टर्स के कोऑर्डिनेट्स बताने के लिए, उधर की ओर हमें क्या करना है, एरो शो करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं आपके पास, 0 0 0, क्योंकि वो ओरिजिन से कितनी दूरी पे होता है, किसी भी दूरी पे नहीं, बल्कि वो ओरिजिन पे ही पार्टिकल लोकेटेड होता है, इसलिए यहाँ के लिए आपके पास कोऑर्डिनेट्स आते हैं 0 0 0। और जिस पार्टिकल पे जाके आपका हेड ऑफ द एरो पॉइंट कर रहा है, उसके कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने आ गए हैं इस मेथड से, तो आपको करना है 0 0 0 टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पार्टिकल, तो वो आपके पास क्या आएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ लाइन वेक्टर। तो ये आपके पास यूनिट सेल है, यूनिट सेल का ये ओरिजिन है आपके पास। तो मैंने आपको बताया कि आपके पास पार्टिकल यहाँ पे है, तो मुझे इसका लाइन वेक्टर ड्रा करके दो और उसके कोऑर्डिनेट्स बताओ। तो हमारा लाइन वेक्टर जो होता है वो हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट करता है, तो आप इसको ऐसे करके बताइए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। ओरिजिन से स्टार्ट होता है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, और ये कहाँ पे आ रहा है। अगर सिंपली कोऑर्डिनेट्स बोलूँ मैं आपको, तो कैसे करना आपने, ये आपकी एक्स एक्सिस है यहाँ पे, ये आपकी जेड एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है। तो हम जेड एक्सिस 1 यूनिट मूव कर रहे हैं, वाई एक्सिस 1 यूनिट मूव कर रहे हैं, और एक्स एक्सिस 1 यूनिट मूव कर रहे हैं। इसका मतलब इसका हमारे पास क्या आ रहा है, 1 1 1। तो हमें निकालना क्या है, लाइन वेक्टर निकालना है, इसलिए आपके पास इसका लाइन वेक्टर आएगा, लाइन वेक्टर, लाइन वेक्टर कोऑर्डिनेट्स आपके पास आएगा इसका 0
0 0 2 1 1 1। ठीक है, कहाँ से शुरू आपको होना है, ओरिजिन से शुरू करना है, और जो पार्टिकल आपको दिया वहां तक एक डैश लाइन ड्रा करो और एरो उस पे शो कीजिए जिस पार्टिकल का पूछा है। उसके बाद आपको हमेशा कोऑर्डिनेट और ओरिजिन का देना है और दूसरा इस पार्टिकल का देना है। अब यहाँ पे हम क्या बताएंगे, हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे अगर आपके पास एक पार्टिकल है तो इसका लाइन वेक्टर मुझे पता करके दीजिए। तो मेरे पास ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन से हमेशा स्टार्ट होता है आपका लाइन वेक्टर। तो ये करके ऐसे कीजिए। तो इसका क्या कोऑर्डिनेट है, इसका कोऑर्डिनेट 0 0 0 है, और इसका अब आपको मूव देखना है। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी जेड एक्सिस है, और ये आपकी वाई एक्सिस है। तो इसके लिए आपको इस यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको जेड डायरेक्शन में 1 यूनिट जाना पड़ रहा है और वाई डायरेक्शन में 1 यूनिट जाना पड़ रहा है। तो इसका कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है, इसका कोऑर्डिनेट आपको एक्स एक्सिस में जाना नहीं पड़ रहा है, तो 0 1 1। तो आपके पास लाइन वेक्टर, इसके लिए लाइन वेक्टर क्या आएगा, लाइन वेक्टर कोऑर्डिनेट्स आपके पास आएगा 0 0 0 2 0 1 1। तो ऐसे करके आपको निकालना है। अब मैं आप, ये तो इतना आसान हो गया, लेकिन कभी कभी आपके पास पार्टिकल यहाँ पे दिया होता है, यहाँ पे दिया होता है, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। देखते हैं हम एक ऐसी एग्जांपल लेके भी। अब देखिए ये आपका क्या है, यहाँ पे ओरिजिन है। अगर मैं आपको बताती हूँ कि हम मेरे पास बॉडी सेंटर्ड है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है, तो ये आपका जो होगा पार्टिकल सेंटर में होगा। तो बताइए इसके लिए क्या आएगा आपके पास, लीनियर वेक्टर क्या आएगा। तो देखिए अब आप इसको क्या करोगे, अब आप इसको देखेंगे, आप इसको अगर ऐसे करके भी एक प्लेन ड्रा करोगे तो ये किसको काटेगी, ये इसको जेड एक्सिस को काटेगी। अगर आप इसको ऐसे करके काट रहे हो तो ये आपकी एक्स एक्सिस को काटेगी। ठीक है, तो ये आप इमेजिनेशन कीजिए, तो इससे आपको अगर एक हॉरिजेंटली डालेंगे तो ये जेड एक्सिस को भी काटेगी। तो इसका मतलब क्या है, आपकी जो ये आपका जो सेंटर में होता है, ये सिमेट्रिक सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट करता है, तो दैट मीन्स ये सबको इक्वली काट सकता है। हाफ पे, तो ये हाफ पे आ रहा है तो हाफ पे काटेगा, दैट मीन्स इसके लिए आपके लिए कोऑर्डिनेशन लीनियर वेक्टर कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, एक 0 0 0 2। ये हाफ हाफ पे काट रहा है तो आपके पास आएगा 1/2 1/2 1/2 करके। ठीक है, या फिर आप क्या करते हैं, ये यहाँ पे दिया हुआ होता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, वैसे ही अगर आपको क्या करेंगे, अगर आपके पास यहाँ पे कहीं पे पार्टिकल दे देते हैं या यहाँ पे पार्टिकल दे देते हैं और आपको बताते हैं कि भाई इसका लीनियर वेक्टर कोऑर्डिनेट्स हमें पता करके दो, तो आपको क्या करना है, आप ओरिजिन से एक लाइन ड्रा करेंगे नॉर्मल, और बाद में उस पार्टिकल की डायरेक्शन में आप ओरिजिन वाली लाइन के पैरेलल दूसरी लाइन करेंगे। जैसे अगर मैं आपके पास यहाँ पे पार्टिकल दे रही हूँ और बताती हूँ कि मुझे लाइन वेक्टर पता करके दे, तो आप क्या करेंगे, ये ओरिजिन वाली लाइन है, ठीक है, तो इसके पैरेलल ये लाइन आएगी। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो आप बता देंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस वन। ठीक है, इसके लिए आप क्या करोगे, ये आपने ऐसे करके भी कर सकते हैं और ऐसे करके भी आप ड्रा कीजिए। ये लाइन यहाँ पे आ गई एक, तो यहाँ इसके पैरेलल आपने ड्रा करनी है इस गिवन पार्टिकल की तरफ। ठीक है, ये आपके लिए क्या आ गई, यहाँ पे पार्टिकल पे आप पहुंच गए। फिर आपने देखना है कि आप कौन सी डायरेक्शन में मूव किए। आप ये वाई डायरेक्शन मानते हैं, हम ये जेड डायरेक्शन मानते हैं, तो आप जेड डायरेक्शन में गए और एक्स डायरेक्शन में गए, इसलिए इसका आपके पास क्या आएगा, 1 0 1 करके आएगा, 1 0 1 करके आएगा। तो 0 0 0 2 1 0 1 इसका लाइन वेक्टर आएगा। अब हम पढ़ते हैं डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल।
डेंसिटी हम किसी भी चीज़ की डेंसिटी कैसे निकालते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मास जितना है वो डिवाइड बाय, डिवीजन में नीचे क्या लिखते हैं, वॉल्यूम। उस जिस भी मैटर का हमें डेंसिटी पता करनी होती है तो हमारे पास सिंपल फार्मूला किसी भी चीज़ का, किसी भी मैटर का डेंसिटी जब हम पता करते हैं तो हम लिखेंगे मास अपॉन वॉल्यूम। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं एक यूनिट सेल की, तो यूनिट सेल का जब हमें डेंसिटी पता करनी होती है तो हम इसके लिए भी सेम फार्मूला लिखेंगे, साथ में आपको ये लिख के देंगे ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो कि डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो ये मास कौन सा है, मोलर मास। कौन सा, मोलर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। जब आपके पास मोलर मास नहीं दिया हो तो आपको मास कैसे निकालना है वो भी देख लेते हैं। उस टाइम हम क्या करेंगे, मास ऑफ मोलर मास ऑफ यूनिट सेल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं इस यूनिट सेल में दिए हुए मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ एटम करेंगे। और ये जब मास ऑफ यूनिट सेल, सॉरी मोलर मास कैसे, आपको जितना है साथ में आपको मल्टीप्लाई करना है। ये तो मास ऑफ हम यूनिट सेल एक लेंगे, लेकिन हम हो सकता है हमारे एक यूनिट सेल में बहुत से पार्टिकल्स होंगे, तो हम क्या करेंगे, जितने पार्टिकल्स हैं उतने मल्टीप्लाइड बाय उन पार्टिकल्स का, उन आयंस का मास। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास टोटल मास कितना आएगा यूनिट सेल का, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ वन पार्टिकल। ठीक है, तो हमारे पास मोस्टली हम एटम लेके चलते हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ दैट एटम, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ पार्टिकल। ठीक है, ये कौन सा मास, जब हमारे पास मोलर मास दिया हुआ होगा। अगर मोलर मास नहीं दिया हो तो आपको मास ऑफ एटम कैसे निकालना है, चलो देखते हैं। जब आपके पास मोलर मास ना दिया हो तो आपको क्या करना है, जो आपके पास एटम, जो भी मॉलिक्यूल हो उसके एटम्स का मास, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर आपको करना है। मोलर मास निकालने के लिए क्या करना है आपने, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर तो आपको पता है 6.02 इंटू 10⁻23। ये क्या है आपका एवोगैड्रो नंबर है। तो एटॉमिक मास मोस्टली कितना होता है, एटॉमिक नंबर के डबल, अप्रोक्सीमेटली डबल के आसपास होता है, तो वो फिर डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, तो आपके पास मास ऑफ एटम आ जाएगा। और कितने एटम से मल्टीप्लाइड बाय दैट करोगे तो आपके पास टोटल मास ऑफ यूनिट सेल आ जाएगा। इसलिए इसलिए अब आप क्या करेंगे, डेंसिटी जिसको हम रहो से डिनोट करते हैं इज इक्वल टू एन मीन्स नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाय मास। ये एम क्या है, एटॉमिक मास है। ये एम क्या है, एम इज एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है, अगर आपको सिर्फ मास ऑफ यूनिट सेल दिया होगा, ये होगा मोलर मास ऑफ यूनिट सेल, इसको आप स्मॉल एम से डिनोट कर देना। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर और वॉल्यूम। चलिए अब हम एग्जांपल देते हैं एक, जैसे कि हम सिंपलेस्ट फॉर्म आसानी से समझने के लिए किसकी लेते हैं, क्यूबिक की। क्यूबिक में हमारे पास ऑल एज लेंथ आर इक्वल, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। वॉल्यूम में हम क्या करते हैं, जब सारी साइड्स सेम होंगी, इफ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होगा, तो आप इसकी जगह पे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू ए, है ना। ये मतलब आप लिखें, आप ऐसे करके चलते हैं तो मतलब आपके पास टोटल कितना आएगा, ए मल्टीप्लाइड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई सी आपके पास किसके बराबर होता है, वॉल्यूम के बराबर होता है। तो मैंने कहा ए बी के बराबर है, ये और ए सी के बराबर है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, ए की जगह तो ए होगा, बी की जगह भी ए लिखेंगे और सी की जगह भी ए ही लिखेंगे। तो आपके पास कितना आया, ए क्यूब। ये आपकी वॉल्यूम आ गई, तो आप ए क्यूब वॉल्यूम लिख सकते हैं। ठीक है, आप ए क्यूब वॉल्यूम लिख सकते हैं। इसलिए हम क्यूबिक की जब एग्जांपल लेंगे तो बाकी तो नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम जो भी आपके पास वो लिख देंगे। तो ये आपकी क्यूबिक की एग्जांपल आएगी।
अगर मैं क्यूबिक के लिए एग्जाम्पल दूँ साथ में, आपके पास फॉर एग्जाम्पल जेड, ये जेड क्या है, नंबर ऑफ एटम्स को आप एन से या फिर जेड से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ऊपर फार्मूले में एन लिखा और यहाँ पे मैंने जेड लिखा, एक ही बात है। अगर आपके क्वेश्चन में दिया होगा कि एफ सी सी है, आपके पास एफ सी सी है, तो नंबर ऑफ एटम्स जेड आपके पास कितना आता है, 4 आता है। वो मैंने आपको बता दिया है कंट्रीब्यूशन में और नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल में मैंने आपको बता दिया कि एफसीसी के लिए Z4 कैसे आता है। और बीसीसी के लिए आपके पास 2 आता है। ठीक है, उसके बाद प्रिमिटिव के लिए आपके पास 1 आता है वैसे, और एज सेंटर्ड के लिए भी आपके पास 4 होता है, और एंड सेंटर्ड के लिए आपके पास 2 होता है। क्या, ये मैं आपको Z की वैल्यू बता रही हूँ, मतलब नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल बता रही हूँ। तो ये आपके पास है डेनेसिटी। ये क्या है, क्यूबिक के लिए डेनेसिटी, डेनेसिटी कैसे निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास एवोगैड्रो नंबर, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ए का क्यूब। अगर ऐसे करके आपके पास क्या हो, कोई जैसे ट्राई क्लिनिक के लिए हमारे पास ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी करके होता है, तो आप उस टाइम वॉल्यूम की जगह क्या करेंगे, ये वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे, ए मल्टीप्लाइड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई सी। तो उम्मीद करती हूँ आपको, मतलब क्योंकि डेनेसिटी में तो उतना है नहीं कुछ समझने के लिए, बट फिर भी ये डिस्टर्बेंस हो जाती है कि आपके पास मास कौन सा दिया हुआ है या मोलर मास है, तो ये फार्मूले में क्या करते हैं, कभी कभी बच्चे फार्मूले में क्या कर देते हैं, मोलर मास दिया हुआ होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी यूज कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर मोलर मास की जगह मास और नीचे एवोगैड्रो नंबर भी यूज कर रहे होते हैं, तो उनका क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। बच्चे तो बोलते फार्मूला याद था, सब कुछ याद था, फिर भी गलत कैसे हो गया। तो प्रॉब्लम ये ही है कि आपको मास कहाँ पे कौन सा मास यूज करना है वो भूल जाता है, समझ नहीं आती। तो मैं फिर से बोल रही हूँ, क्वेश्चन में अगर मोलर मास दिया हो, लिखा हुआ हो कि इतने मोलर आपके पास मास है, तो तब आप सिंपल ये फार्मूला डिवाइडेड बाय जो वॉल्यूम आ रही होगी वो यूज कीजिएगा। लेकिन अगर आपके पास मोलर मास नहीं दिया हो, सिर्फ एटॉमिक मास है, तो उस टाइम पे या सीधे किसी जैसे ये बताया हो कि सिल्वर क्रिस्टलाइजेज इन एफसीसी, ठीक है, सिल्वर क्रिस्टलाइजेज इन एफसीसी, तो उस टाइम आप क्या करोगे कि व्हाट विल बी द डेनेसिटी। ठीक है, तो उस टाइम आप क्या करेंगे, सिल्वर का जो मास होगा, सिल्वर का 108 और 105 के आसपास कुछ होता है। उसके बाद आप एफसीसी बताया, तो एफसीसी के लिए आप एन की जगह 4 लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि मैंने एटॉमिक मास यूज़ किया। अब क्योंकि मेरे पास मास मोलर मास दिया हुआ नहीं था, मैंने एवोगैड्रो नंबर लगा के वॉल्यूम भी लगा दी, क्योंकि साथ में उन्होंने क्या कहा होगा, एफसीसी के साथ में उन्होंने कंडीशन भी बताई हुई होगी कि टेट्रागोनल है, ऑर्थोरोम्बिक है या क्यूबिक है। ठीक है, तो उस पर बेस्ड आप वॉल्यूम लगा देंगे। तो ये अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा कि आपको वॉल्यूम का फार्मूला ऐसा नहीं कि हर जगह पे ए क्यू भी लगाएंगे। वॉल्यूम आपने देखना है कि यूनिट सिस्टम आपका कौन सा है, टेट्रागोनल है, ट्राइक्लिनिक है, मोनोक्लिनिक है या क्या है। तो फिर और मास का ध्यान रखना है, दो चीज़ों का ध्यान रखना है, मास और वॉल्यूम। वॉल्यूम कहाँ से ध्यान रखना है कि यूनिट सेल कौन सा बताया हुआ है क्वेश्चन में, और मास मोलर मास बताया हुआ है तो सिंपल मास डिवाइड बाई वॉल्यूम कीजिएगा। मोलर मास नहीं बताया हुआ है तो फिर सिंपली ये फार्मूला आप लगा देंगे।